नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका सीटेट दिसंबर के लिए आपका हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका 2023 के प्रश्न है। तो अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप चैनल पर अगर नए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कह रहा है कि जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभवों के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में क्या करना चाहिए। यानी जब बच्चा पहली बार जो है विद्यालय में आता है तो उसकी भाषा का जो अनुभव रहता है वो अलग रहता है, ठीक है। तो उस समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। उनकी गृह भाषा की उपेक्षा करनी चाहिए, ठीक है। उनकी गृह भाषा की उपेक्षा करनी चाहिए, ठीक है। अगला कह रहा है यहाँ पे कि अनुदेशन की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए या फिर उनसे विद्यालय में घर की भाषा का प्रयोग नहीं करने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। कि जब भी विद्यार्थी जो है वह अलग भाषा लेकर जब विद्यालय में आता है प्रवेश करता है तो उसकी सबसे पहली जो भाषा रहती है वह क्या रहती है, उसकी मातृभाषा। तो पहले कह रहे हैं कि उनकी गृह भाषा की उपेक्षा करनी चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए गलत हो जाएगा। अनुदेशन की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना गलत हो जाएगा। उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है आपका। और उनसे विद्यालय में घर की भाषा का प्रयोग नहीं करने के लिए कहना बिल्कुल गलत। उन्हें हमें क्या है उनकी गृह भाषा जो घर की भाषा है उसे बोलने के अवसर देने चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। बच्चों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अभ्यास उनके साथ नहीं करना चाहिए। यानी नहीं करना चाहिए यानी आपको गलत ढूंढना है, किसका अभ्यास एक शिक्षक को उनके साथ नहीं करना चाहिए। भाषा के साथ खेलना चाहिए, बिल्कुल सही। भाषा का उत्पादन करना चाहिए, बिल्कुल सही। ज्ञान का निर्माण एवं उसे साझा करना, बिल्कुल सही। बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमि के निर्वाह के लिए संवादों को याद करना, यहाँ पे सही है आपका कि भूमि निर्वाह करना यानी रोल प्ले करवाना, लेकिन याद करना ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव होता है याद करना, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमें पूछा गया था क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कौन सा कथन सही है। अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं, कि जो बच्चे अंग्रेजी कक्षा में आते हैं वह बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं। कक्षा एक में बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, कि जब बच्चा कक्षा एक में आता है तो वो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और बच्चे अपने अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं, यानी बच्चे पहले से ही अनुभव होता है उनमें और उसके साथ वो विद्यालय आते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। शिक्षार्थियों का अनुभव उनके सीखने में सहयोग नहीं करता है, यानी बच्चों का जो अनुभव होता है वह उनके सीखने में सहयोग नहीं करता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और पहला कह रहा है कि केवल अंग्रेजी कक्षा में जो है साफ स्लेट की तरह होते हैं, ये भी गलत है। कि बच्चे अंग्रेजी कक्षा में आने वाले साफ स्लेट की तरह होते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन जो है तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे अपने अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। यह किससे संबंधित है। भाषा अर्जन, भाषा अर्जित क्षमता, सीखने अर्जन क्षमता या फिर भाषा अर्जन प्रेरणा, किससे यह संबंधित है। यानी प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधित नियमों के साथ लैस होता है, तो यह क्या हो जाएगा, उसने भाषा क्या है अर्जन करी है, ठीक है। यानी जिसमें हम नियम होते हैं वह क्या होती है, भाषा अर्जन होता है। उसने भाषा अर्जन किया है इसलिए उसको भाषा के नियम पता है पहले से, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना डैश कहलाता है। नए शब्दों को अक्षरों को उनकी ध्वनि के साथ संयोजन डैश कहलाया जाता है। शब्द संचारण, शब्द पहचान, सार्वनिमिक जागरूकता या फिर पठन अवबोधन। तो नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि का संयोजन करना होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्वनियम जागरूकता, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा उपागम शिक्षक को कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है, ताकि उनके घर की भाषा एवं विद्यालय के अनुदेशन की भाषा के बीच एक निकटतम सूत्र का विकास हो सके। ठीक है, यानी शिक्षक जो है वह बच्चों की भाषा को भी नज़र में रख रहा है और जो उनकी कक्षा की भाषा है उसको भी उसे नज़र में रखना है। तो कौन सा उसे यह सूत्र लगाना पड़ेगा, त्रिभाषा सूत्र, जिसमें बच्चे को 3 भाषा याद होती है, बहुभाषिक उपागम, बहुश्रेणीय उपागम या फिर प्रत्यक्ष उपागम। प्रत्येक उपागम जो है उसमें केवल एक भाषा होती है। ठीक है, बहुश्रेणी भी नहीं होगा। और यहाँ पे बसता है त्रिभाषा सूत्र, यानी त्रिभाषा सूत्र जो है वह क्या कहता है कि आपको सबसे पहले बच्चे को उसकी मातृभाषा हो गई एक, फिर उसके बाद दूसरी जो है उसको कोई भी दूसरी भाषा हो गई, तीसरी कोई भी विदेशी भाषा हो गई, 3 भाषा उसे आनी चाहिए। तो त्रिभाषा सूत्र भी नहीं होगा। यहाँ पे शिक्षक जो है वह बहुभाषिकता उपागम का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, उसने बच्चों की भाषा को भी ध्यान में रखा, सराहना किया उसकी, और अन्य भाषाएं जितनी भी शिक्षक जो है बच्चे जो हैं जितनी भी भाषा यूज कर रहे हैं उसका भी उसने क्या है सराहना करी है। ठीक है, और जो विद्यालय की भाषा है उसके बीच में वह क्या है एक निकटतम सूत्र का विकास कर रहा है। ठीक है, तो वह कौन सा आपका, इसलिए इसको कहा जाएगा आपका बहुभाषिकता, एक से ज़्यादा भाषा बहुभाषिकता कहलाती है। ठीक है, बहुभाषिकता आपकी क्या है कक्ष में सही मानी जाती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपको यहाँ पे, ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको जो है नहीं, यानी आपको गलत कथन ढूंढना है, क्योंकि जहाँ पे भी नहीं आ जाएगा वहाँ पे आपको गलत कथन ढूंढना है। बोलना सुनने के बाद का दूसरा चरण है। ठीक है, सबसे पहले आपका जो होता है सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना। तो ये क्या कह रहा है, बोलना सुनने के बाद का दूसरा चरण है। ठीक है, तो ये तो सही कह रहा है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक होगा, सुबह भले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो बोलना जो है सुनने के दूसरा चरण है, बिल्कुल सही। लेखन कौशल को बोलने कौशल से पहले विकसित करना चाहिए। ठीक है, यानी लेखन कौशल को, लेखन तो सबसे लास्ट में है, उसको पहले विकसित करना गलत हो जाएगा। सुनने के अभ्यास के बाद बोलने का अभ्यास होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और भाषा कौशलों का अभ्यास एकीकृत रूप से होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन आपका गलत है कि लेखन कौशल को बोलने कौशल से पहले विकसित करना चाहिए, क्योंकि बच्चा सबसे पहले बोलेगा और फिर बाद में लिखेगा। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। एक बच्चे द्वारा उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। यानी जो बच्चा जो है वह जो अपने मित्रों के साथ जो भाषा बोलता है वह अलग है, और जो शिक्षकों के साथ जो भाषा प्रयोग करता है वह अलग है। इसी तरह से वह अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग तरीके से बोलता है। ठीक है, तो भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है यहाँ पे, परिवेशीय पक्ष है, मनोवैज्ञानिक पक्ष है, या फिर अनौपचारिक पक्ष है, या फिर यह क्या है एक सामाजिक पक्ष है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परिवेश में रहता बच्चा तो केवल वह क्या होता है एक ही भाषा सीखता है, गलत। मनोवैज्ञानिक पक्ष भी नहीं, अनौपचारिक पक्ष भी नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा यह क्या है एक सामाजिक पक्ष है। सामाजिक पक्ष क्यों, इसलिए क्योंकि बच्चा
अलग अलग समाज में अपनी अलग अलग भाषा बोल रहा है। दोस्त के साथ वो अलग भाषा का प्रयोग कर रहा है, शिशु के साथ अलग भाषा का प्रयोग कर रहा है, और घर में अलग भाषा का प्रयोग कर रहा है, यानी सामाजिक पक्ष से यह रिलेटेड है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक शिक्षिका पहले अपने शिक्षार्थियों को काल के नियम स्पष्ट कराती है, फिर उसके बाद उन्हें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल पर आधारित वाक्य बनाने के लिए कहती है। वे डैश का अनुगमन कर रही है। ठीक है, ये बिल्कुल फेमस प्रश्न है आपका जो सीटेट का होता है कि शिक्षिका जो है पहले शिक्षार्थियों को नियम बता रही है, यानी सबसे पहले वो नियम बता रही है और फिर क्या है, वह उदाहरण की ओर ले जा रही है। तो यह कौन सा हो जाएगा आपका कि सबसे जिसमें हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, वह होता है आपका निगमन उपागम। ठीक है, और आगमन में क्या करते हैं? आगमन में बच्चों को उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। ठीक है, उसका उल्टा होता है आपका। निगमन में नी आ गया आपको तो याद रखना है, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, और आगमन में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चे को डैश के अवसर उपलब्ध कराता है, देखने, ध्यान देने और भाषा प्रयोग करने का। भाषा प्रयोग जहाँ पे भी आ जाएगा आपका सही माना जाता है। भाषा हास्य से उभरने का नहीं, उन वाक्यों का निर्माण करने के लिए जो उसने पहले कभी नहीं सुने हैं, या फिर कक्षा से परे जाकर सीखना नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा जो भाषा समृद्ध परिवेश हम बच्चे को देते हैं, उससे वह क्या सीखता है, वह जो है उसे देखने का अवसर मिलते हैं, ध्यान देने का अवसर मिलता है, और सबसे महत्वपूर्ण उसे भाषा प्रयोग का अवसर मिलता है, जो भाषिक परिवेश हम उसे उपलब्ध कराते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी आपको क्या है, गलत ढूंढना है, सत्य नहीं है। तो चलिए ये चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। आकलन बच्चे की खूबियाँ, आवश्यकताओं, रुचियों और प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करता है। आकलन बच्चे की खूबियों, आवश्यकताओं, रुचियों और प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करता है। बिल्कुल सही कह रहा है आपका। आकलन बच्चे के निष्पादन की संभावना को बढ़ाता है और मध्यवर्तन के माध्यम से आधारभूत सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, ये भी सही कह रहा है आपका। आकलन शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे के साथ तुलना करना जहाँ पे भी आएगा गलत हो जाएगा। तो हमें पूछा गया क्या नहीं था, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, तुलना करना। हमें बच्चों को क्या है, तुलना नहीं करनी है बच्चों से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पद्धति के बारे में सत्य नहीं है? फिर से आपको क्या है, गलत ढूंढना है। जहाँ पे भी नहीं आ जाएगा वहाँ पे आपको क्या है, गलत ढूंढना है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थिति का सामना करने के लिए बढ़ावा देती है। कौन? संप्रेषण भाषा। बिल्कुल सही है। वर्तनी एवं व्याकरण त्रुटियों को कम करने पर केंद्रित है। तो वर्तनी यानी स्पेलिंग एवं व्याकरण त्रुटियां को कम करने में केंद्रित है। चलिए तीसरा देखते हैं। यह शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण एवं प्रामाणिक संप्रेषण क्रियाकलापों को तैयार करते कराती है। बिल्कुल सही है ये भी। यह लक्ष्य भाषा में अर्थपूर्ण तरीके से संप्रेषण करने हेतु भाषा प्रयोग पर बल देना। भाषा प्रयोग जहाँ पे आ जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर, इसका जो हमें पूछा क्या नहीं है, यानी यही गलत हो जाएगा इसका। ये वर्तनी व्याकरण त्रुटियों को कम करने में केंद्रित करती है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, नहीं पूछा गया था, हमें क्या है, गलत ढूंढना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। एक शिक्षक शिक्षार्थियों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के समय उनसे कहते हैं कि हमें बोलते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक रखने चाहिए। जब हम किसी से बोलते हैं तो हमारे शब्दों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक हैं संदर्भ, वातावरण, वह व्यक्ति जिससे हम बोल रहे हैं, या भी अभिप्रेरणा।
तो आपको बताना है, ये मल्टीपल चॉइस प्रश्न है आपका, तो कौन सा सही हो जाएगा। जब हम किसी से बोलते हैं तो हमको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, संदर्भ में रखना चाहिए बिल्कुल सही, वातावरण, वह व्यक्ति जिससे बोल रहे हैं बिल्कुल सही, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा भी आपका सही हो जाएगा, वातावरण नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। उपचारात्मक शिक्षण उन शिक्षार्थियों के लिए है। उपचारात्मक शिक्षण हम क्यों यूज करते हैं? प्रकरण को नहीं समझ सकते हैं अथवा समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, अतः समस्या का सामना करना पड़ता है, उन बच्चों के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिनको वो प्रकरण समझ में नहीं आता है और वह क्या है, समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कक्षा में शामिल होने में अनियमितता है, सीखने संबंधी अक्षमता है, या फिर लक्ष्य भाषा में निपुण है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ही उत्तर आपका सही हो जाएगा कि उपचारात्मक शिक्षा उन बच्चों को देते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका रेमेडियल टीचिंग, यानी उपचार देना। जिस बच्चे को प्रॉब्लम है, यानी समझ नहीं पा रहा है या फिर उसको कुछ समस्या है, उसका वह सामना नहीं कर पा रहा है, तो उस बच्चे को हम उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगर आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी दृष्टिबाधित दिव्यांग है तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यानी एक दृष्टिबाधित बच्चा है और आपकी कक्षा में, भाषा शिक्षा की कक्षा में आप क्या करेंगे? बच्चे का काम करते हुए उसे सहयोग प्रदान करेंगे, यानी उसका काम कम कर देंगे। ठीक है, पाठ्य वस्तुओं को सुनने पढ़ने के लिए ब्रेल किताब और श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल ब्रेल स्क्रिप्ट जो होती है, वह जो दृश्य बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होती है, एक ब्रेल स्क्रिप्ट होती है जिससे वो छू करके पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। उसकी मदद करने के लिए समवयस्क समूह के अधिकतम अवसर देंगे। समवयस्क समूह यानी उसके बराबर के समूह बनाएंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। उसके काम को पूरा करने के लिए उसके माता पिता की जिम्मेदारी निर्धारित करी जाएगी, गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका गलत हो जाएगा कि सहयोग प्रदान करना, इससे बच्चा क्या होगा, लाचार समझेगा अपने को। ठीक है, हमें उसकी किस प्रकार मदद करनी है कि पाठ्य वस्तु को सुनने पढ़ते समय ब्रेल किताब का यूज करना है और श्रव्य सहायता उपलब्ध कराना, यानी श्रव्य यानी सुनना, ताकि बच्चे को क्या है, अगर दिख नहीं रहा है तो सुन सकता है। बिल्कुल ऑप्शन जो है आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखे आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेडागोजी से रिलेटेड। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं। ऐसे ही MCQ की सीरीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।